कैलेंडर में अभी 2025 चल रहा है, पर आम आदमी के लिए कहानी पुरानी लगती है। एक पुरानी त्रासदी का थका देने वाला दोहराव। एक बार फिर पेट्रोल पंप पर नंबर ऊपर चढ़ गए हैं। उन घरों पर एक लंबी छाया डाल रहे हैं जो पहले से ही महंगाई के लगातार बढ़ते भूत से जूझ रहे हैं। ये एक धीमी, चुपचाप चुभने वाली चीज है जो हर दिन अपनी पकड़ मजबूत करती जाती है। लाखों लोगों के लिए यह सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है जो न्यूज चैनल पर चमकता है। ये इस बात का रोज का हिसाब है कि क्या सैक्रिफाइस करना होगा। क्या यह बच्चों के लिए दूध का एक एक्स्ट्रा ग्लास होगा, थोड़ी बेहतर क्वालिटी की दाल, या किसी दूसरे शहर में किसी रिश्तेदार के घर की बहुत जरूरी विजिट। यह हकीकत है जब ईंधन की कीमत, जो हमारी इकोनॉमी की जान है, एक लग्जरी बन जाती है। दर्द एक जैसा नहीं है, फिर भी यह यूनिवर्सल है। दिल्ली जैसे भागदौड़ भरे शहर में फ्यूल स्टेशन पर डिजिटल डिस्प्ले में पेट्रोल 108 रुपए पर लीटर और डीजल 95 रुपए पर दिख रहा है। फाइनेंशियल कैपिटल मुंबई चलें और नंबर और भी डरावने हैं, जहां पेट्रोल 115 पार कर गया है और डीजल 100 के साइकोलॉजिकल मार्क को छू रहा है। दक्षिण में चेन्नई में कहानी अलग नहीं है। पेट्रोल की कीमतें 110 के आसपास घूम रही हैं। कोलकाता में शहर की पहचान बन चुकी येलो टैक्सीज को अब 109 रुपए प्रति लीटर से ज्यादा के पेट्रोल खर्च का हिसाब लगाना पड़ता है। ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, ये बाधाएं हैं। ये वो इनविजिबल वॉल्स हैं जो मूवमेंट को रोकती हैं, बिजनेसेस को छोटा करती हैं और जिंदगी के सिंपल एक्ट में चिंता की एक परत जोड़ देती है। हर जर्नी को एक फाइनेंशियल डिलेमा बना देती है। यह अचानक आया तूफान नहीं है, बल्कि कीमतों में बढ़ोतरी की लगातार होती बारिश है, जिसने आम नागरिक को अंदर तक भिगो दिया है। लोग थक गए हैं। उन्होंने एक्सप्लेनेशंस, जस्टिफिकेशंस, प्रॉमिसेस सब सुने हैं, लेकिन दिन के आखिर में उनका वॉलेट हल्का महसूस होता है। जो सैलरी एक साल पहले ठीक लगती थी, वो अब महीना खत्म होने से बहुत पहले ही गायब हो जाती है। भविष्य के लिए थोड़ा बचाने का सपना, बच्चों की एजुकेशन या मेडिकल इमरजेंसी के लिए एग्जॉस्ट पाइप से निकलने वाले धुएं के साथ उड़ता दिख रहा है। पेट्रोल और डीजल की कीमत में जोड़ा गया हर रुपया फैमिली बजट से छीना गया 1 रुपया है। एक आम जिंदगी की छोटी खुशियों और जरूरी कंफर्ट से। सरकार ग्लोबल कंपल्शंस की बात करती है, उन इकोनॉमिक रियलिटीज की बात करती है जो उसके कंट्रोल से बाहर हैं। मंत्री टेलीविजन स्क्रीन पर आते हैं और जटिल चार्ट्स और ग्राफ्स पेश करते हैं, लेकिन ये एक्सप्लेनेशंस उस डिलीवरी बॉय को कम कंफर्ट देते हैं जिसे उतनी ही कमाई के लिए ज्यादा ट्रिप करनी पड़ती है, या उस किसान को जो डीजल की कीमतों में हर बढ़ोतरी के साथ अपनी जमीन जोतने की लागत को बढ़ता देखता है। सड़क पर लाचारी का माहौल है, एक शांत गुस्सा है, एक सुलगती हुई फ्रस्ट्रेशन है कि बोझ हमेशा उन लोगों के कंधों पर क्यों पड़ता है जो इसे सबसे कम वहन कर सकते हैं। उनका सवाल सिंपल है, उनकी इस स्ट्रगल को लगातार नजरअंदाज क्यों किया जाता है। ये समझने के लिए कि आपका फ्यूल बिल आपकी जेब क्यों काट रहा है, हमें अपनी सीमाओं से बाहर देखना होगा। भारत एक मुश्किल स्थिति में है क्योंकि वह अपनी एनर्जी नीड्स के लिए बाहरी दुनिया पर बहुत ज्यादा निर्भर है। ऐसे इमेजिन कीजिए, हर 10 लीटर पेट्रोल या डीजल जो हम इस्तेमाल करते हैं, उसमें से लगभग 8.5 लीटर उस कच्चे तेल से बनता है जो हमने दूसरे देशों से खरीदा है। हम अपने कच्चे तेल का 80% से ज्यादा इंपोर्ट करते हैं। इसका मतलब है कि हमारी डोमेस्टिक फ्यूल प्राइसेस सीधे तौर पर जुड़ी हैं इंटरनेशनल मार्केट की उथल पुथल और अनप्रेडिक्टेबिलिटी से। जब ग्लोबल मार्केट में कच्चे तेल का दाम बढ़ता है, तो ये लगभग तय है कि हमारे पड़ोस के पेट्रोल पंप पर भी दाम बढ़ेंगे, जिससे हमारी जिंदगी के हर पहलू पर असर पड़ता है। तो अभी इंटरनेशनल क्रूड ऑयल इतना महंगा क्यों है? इसका एक बड़ा हिस्सा जियोपॉलिटिक्स से जुड़ा है। रूस और यूक्रेन के बीच चल रहा कॉन्फ्लिक्ट, जो सालों पहले शुरू हुआ था, ग्लोबल सप्लाई चेन्स को डिस्टर्ब करता रहा है। रूस तेल और गैस का एक बड़ा प्रोड्यूसर है और युद्ध से उपजे सैंक्शंस और इंस्टेबिलिटी ने एनर्जी मार्केट्स में हलचल मचा दी है। इस वॉलेटिलिटी में मिडिल ईस्ट में लगातार तनाव भी जुड़ जाता है, जो दुनिया का सबसे बड़ा क्रूड ऑयल सप्लायर है। इस क्षेत्र में कोई भी फ्लेयर अप, कोई भी पॉलिटिकल डिसएग्रीमेंट या कॉन्फ्लिक्ट का कोई भी खतरा ऑयल मार्केट्स को नर्वस कर देता है, और नर्वस मार्केट्स हमेशा भारत जैसे बायर्स के लिए ज्यादा दामों की वजह बनते हैं। यह डिमांड और सप्लाई का एक कॉम्प्लेक्स गेम है जो ग्लोबल स्टेज पर खेला जाता है, लेकिन इसके कॉन्सिक्वेंसेस लोकल लेवल पर महसूस होते हैं। जब बड़े ऑयल प्रोड्यूसिंग देश, जो अक्सर ओपेक प्लस नाम के ग्रुप का हिस्सा होते हैं, दामों को हाई रखने के लिए प्रोडक्शन में कटौती करने का फैसला करते हैं,
तो भारत जैसे देशों के पास बहुत कम लेवरेज होता है। हम प्राइस टेकर्स हैं, प्राइस सेटर्स नहीं। सरकार अक्सर बताती है कि इन इंटरनेशनल फैक्टर्स पर उसका कोई कंट्रोल नहीं है। हालांकि यह कुछ हद तक सच है, लेकिन सरकार ही है जो आपके द्वारा चुकाई जाने वाली फाइनल प्राइस तय करती है। कच्चे तेल का दाम सिर्फ एक कंपोनेंट है। फाइनल रिटेल प्राइस का एक बड़ा हिस्सा सेंट्रल और स्टेट टैक्सेस, जिसमें एक्साइज ड्यूटी और वीएटी शामिल हैं, से बनता है। यही इस इश्यू का कोर है। फ्यूल का बेस प्राइस एक बात है, लेकिन जब तक यह कंज्यूमर तक पहुंचता है, टैक्सेस ने अक्सर इसकी कीमत लगभग दोगुनी कर दी होती है। यही वजह है कि जब इंटरनेशनल क्रूड प्राइसेस गिरते भी हैं, तो उसका फायदा कंज्यूमर तक उसी प्रोपोर्शन में नहीं पहुंचता। सरकार इन टैक्सेस का इस्तेमाल रेवेन्यू के एक बड़े सोर्स के रूप में करती है, वेलफेयर स्कीम्स और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को फंड करने के लिए। तो यहां एक डेलिकेट और अक्सर पॉलिटिकली चार्ज्ड बैलेंसिंग एक्ट चल रहा है। सरकार के रेवेन्यू की जरूरत बनाम आम नागरिक के लिए राहत की डेस्परेट जरूरत। यह एक टाइट रोप वॉक है, जहां जनता को अक्सर लगता है कि गिरने का खतरा उसी पर है। पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने का असर सिर्फ फ्यूल स्टेशन तक ही नहीं रहता। ये एक डोमिनो की तरह काम करता है, जिससे एक चेन रिएक्शन शुरू हो जाती है जो देश के हर घर के बजट को हिला देती है। इसका सबसे सीधा और साफ असर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट्स पर पड़ता है। ट्रक्स, जो इंडिया के गुड्स ट्रांसपोर्ट सिस्टम की बैकबोन है, डीजल से चलते हैं। जब डीजल महंगा होता है, तो फैक्ट्री मेड गुड्स से लेकर एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस तक सब कुछ लाने ले जाने का कॉस्ट बढ़ जाता है। एक ट्रक ड्राइवर जो हिमाचल प्रदेश से दिल्ली सेब ले जा रहा है या नासिक से मुंबई प्याज, उसके पास फ्रेट के लिए ज्यादा चार्ज करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं होता। ये एडिशनल कॉस्ट एंड कंज्यूमर तक पहुंच ही जाता है। इसी तरह पंप पर जो प्राइस है, वो सीधे आपकी प्लेट पर प्राइस बन जाता है। अचानक आपके लोकल मार्केट में सब्जियां और फल महंगे हो जाते हैं। दूध का दाम बढ़ जाता है, क्योंकि जो वैन्स उसे डिलीवर करती हैं, उन्हें महंगा फ्यूल चाहिए होता है। यहां तक कि आपकी मंथली ग्रोसरी या किराना का कॉस्ट भी बढ़ जाता है, क्योंकि होलसेलर को रिटेल शॉप्स तक गुड्स पहुंचाने के लिए ज्यादा पैसे देने पड़ते हैं। ये एक कैस्केडिंग इफेक्ट है जो धीरे धीरे और सिस्टमैटिकली लिविंग कॉस्ट को बढ़ा देता है। हर एक आइटम जिसे मूव करने की जरूरत है, वो और महंगा हो जाता है। एक टाइट बजट वाली फैमिली के लिए इसका मतलब है न्यूट्रिशन और अफोर्डेबिलिटी के बीच मुश्किल चॉइसेस करना। फार्मिंग कम्युनिटी, हमारे देश के अन्नदाता, सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं। डीजल सिर्फ ट्रांसपोर्ट के लिए फ्यूल नहीं है, ये एग्रीकल्चर के लिए जरूरी है। खेतों की जुताई के लिए इस्तेमाल होने वाले ट्रैक्टर्स, फसलों की सिंचाई के लिए इस्तेमाल होने वाले वाटर पंप्स और प्रोड्यूस इकट्ठा करने के लिए इस्तेमाल होने वाले हार्वेस्टर्स, ये सब डीजल पर चलते हैं। डीजल के दाम में बढ़ोतरी सीधे किसानों के इनपुट कॉस्ट को बढ़ा देती है। ये उन्हें डबल बाइंड में डाल देता है। उनकी प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ जाती है, लेकिन उन्हें मंडी में हमेशा प्रोपोर्शनली ज्यादा प्राइसेस नहीं मिलते। इससे उनके पहले से ही कम प्रॉफिट मार्जिन्स और कम हो जाते हैं, जिससे कई और ज्यादा कर्ज और निराशा के साइकिल में धकेल दिए जाते हैं। एक्सपर्ट्स और इकोनॉमिस्ट्स काफी समय से अलार्म बजा रहे हैं। वे प्रिडिक्ट करते हैं कि अगर फ्यूल प्राइसेस इतने ऊंचे रहे, तो ओवरऑल इन्फ्लेशन अपनी अपवर्ड ट्रेंड जारी रखेगा, जिससे इकोनॉमिक रिकवरी और मुश्किल हो जाएगी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अक्सर फ्यूल प्राइसेस को इन्फ्लेशन का एक की ड्राइवर बताता है, जिससे उसे इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाने पर विचार करना पड़ता है। इससे घरों, कारों और बिजनेसेस के लिए लोन्स महंगे हो जाते हैं, जिससे इकोनॉमी और धीमी हो जाती है। अच्छे दिन का सपना दूर लगता है जब रियलिटी हर दिन बढ़ती कीमतों के खिलाफ एक बैटल होती है। एक बैटल जो आपके व्हीकल के टैंक को भरने से शुरू होती है। जब भी फ्यूल के दाम बढ़ते हैं, एक प्रेडिक्टेबल पॉलिटिकल ड्रामा शुरू हो जाता है। अपोजिशन पार्टी सड़कों पर उतर आती हैं, प्रोटेस्ट करती हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं, सरकार पर एंटी पीपल और इनसेंसिटिव होने का इल्जाम लगाती हैं। वे रूलिंग पार्टी को याद दिलाते हैं कि जब वे अपोजिशन में थे, तब उन्होंने भी इसी इश्यू पर प्रोटेस्ट किया था। नारे लगाए जाते हैं, पुतले जलाए जाते हैं और सोशल मीडिया पर रोल बैक की डिमांड वाले हैशटैग्स की बाढ़ आ जाती है। सरकार बदले में अपनी पोजीशन डिफेंड करती है, पिछले रेजिम्स के ओनियल बॉन्ड्स की लेगेसी और नेशनल डेवलपमेंट को फंड करने की जरूरत का हवाला देती है। यह एक ब्लेम गेम बन जाता है, एक पॉलिटिकल टग ऑफ वॉर, जहां हर साइड पॉइंट्स स्कोर करने की कोशिश करती है।
एक्यूजेशंस और जस्टिफिकेशंस के इस शोर में उन लोगों की आवाजें जो असल में सफर कर रहे हैं अक्सर दब जाती हैं। उस ऑटो रिक्शा ड्राइवर की सुनो जो कहता है कि वह मुश्किल से गुजारा कर पा रहा है। उस छोटे बिजनेस ओनर से बात करो जिसके डिलीवरी कॉस्ट्स ने उसके प्रॉफिट्स कम कर दिए हैं। उस ऑफिस जाने वाले की फ्रस्ट्रेशन सुनो जो अपनी सैलरी का एक बड़ा हिस्सा डेली कम्यूट पर खर्च होते देखता है। पेट्रोल पंप ओनर्स को भी चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं क्योंकि ज्यादा कीमतें कभी कभी कम सेल्स वॉल्यूम्स की वजह बन सकती हैं और उन्हें ज्यादा वर्किंग कैपिटल मैनेज करना पड़ता है। ट्रांसपोर्ट यूनियंस स्ट्राइक की धमकी देते हैं, फ्यूल प्राइसेस में कमी या फेयर में बढ़ोतरी की डिमांड करते हैं, जिससे पब्लिक मुश्किल में पड़ जाती है। सरकार और उससे जुड़ी ओनल कंपनीज अक्सर सिटीजन्स को अपनी बेल्ट टाइट करने, फ्यूल बचाने और पब्लिक ट्रांसपोर्ट या इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जैसे अल्टरनेटिव्स देखने की सलाह देती है। हालांकि यह सलाह अच्छी नीयत से दी जाती है, लेकिन यह उन लोगों को खोखली लग सकती है जिनके लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट एक वायबल ऑप्शन नहीं है या जिनके लिए एक इलेक्ट्रिक व्हीकल एक अनअफोर्डेबल सपना है। कॉमन मैन के लिए इस समय की अर्जेंट नीड सलाह नहीं बल्कि डायरेक्ट रिलीफ है। उनकी अपील सिंपल और सीधी है, कृपया दाम कम करने के लिए कुछ करें। सबसे कॉमन डिमांड यह है कि सरकार, चाहे वह सेंटर की हो या स्टेट्स की, पेट्रोल और डीजल पर लगाए जाने वाले भारी टैक्सेस को कम करे। तो आगे क्या है? क्या सरकार मुश्किल फैसला लेगी और एक्साइज ड्यूटी कम करेगी, भले ही इसका मतलब उसके रेवेन्यू पर असर पड़े? या क्या वह इंटरनेशनल क्रूड प्राइसेस के ठंडा होने का इंतजार करेगी, यह उम्मीद करते हुए कि एक्सटर्नल फैक्टर्स एक सोल्यूशन प्रोवाइड करेंगे? पब्लिक देख रही है और इंतजार कर रही है। उम्मीद एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी की है जो इंडियन कंज्यूमर को ग्लोबल वॉलेटिलिटी से बचाए। शायद फ्यूल को गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स रेजिम के अंदर लाकर एक ऐसा कदम जिस पर सालों से बहस चल रही है। जैसे ही एक और दिन शुरू होता है, सिटीजन अपनी गाड़ी में फ्यूल गेज और अपने वॉलेट में कम होते कैश को देखता है, यह उम्मीद करते हुए कि रिलीफ के लिए उनकी अपील आखिरकार सुनी जाएगी।